नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और ईडी की कार्रवाई पर बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। प्रेम प्रकाश को ईडी ने पूछताछ के लिए फिर से बुलाया है और प्रेम प्रकाश से दूसरे दिन भी ईडी की ओर से पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रही ईडी की कार्रवाई पर, जहां प्रेम प्रकाश से दूसरे दिन भी ईडी की पूछताछ जारी है। तस्वीरें आपके सामने, आज फिर ईडी दफ्तर पहुंचे प्रेम प्रकाश और ईडी के रडार पर आए कई लोग हैं। सीएम के बेहद करीबी प्रेम प्रकाश से कई सवाल ईडी की तरफ से पूछे जा रहे हैं। उन तमाम सवालों के जवाब ईडी ढूंढ रही है। बुधवार को ईडी ने 10 घंटे की छापेमारी की थी और इस छापेमारी में ईडी के हाथ कई अहम दस्तावेज भी लगे थे। अब कई सफेद पोशों का भी नाम आ सकता है। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या कुछ अधिक जानकारी? दूसरे दिन भी ईडी की पूछताछ और प्रेम प्रकाश से ईडी पूछताछ करे, क्या वो अहम सवाल और क्या ईडी की आगे की कार्रवाई? जी, बता दें कि प्रेम प्रकाश कहा जाए तो सत्ता के गलियारे में एक महत्वपूर्ण नाम है। इसका सिर्फ नाम जो है वो राजनेताओं तक नहीं बल्कि अधिकारियों की लॉबी में भी इसकी अच्छी पैठ है, जिस वजह से प्रेम प्रकाश से पूछताछ काफ़ी अहम साबित हो सकती है और इसी को लेकर ईडी की टीम भी लगातार प्रेम प्रकाश से पूछताछ कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि प्रेम प्रकाश न सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग सहित कई ऐसे जमीन के धंधे हों या फिर कई टेंडरों को मैनेज करने का भी काम प्रेम प्रकाश के द्वारा किया गया है। ऐसे में जो सवाल हैं वो जाहिर तौर पर जो अधिकारियों से उसकी नज़दीकियां हैं उससे लेकर कई राजनेताओं से जो उनकी नज़दीकियां हैं उससे लेकर इन दोनों को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं। और ख़ासतौर से जो कैश ट्रांजैक्शन है, खासकर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तभी ईडी के द्वारा भी कार्रवाई की जा सकती है जब कोई कैश एविडेंस मिले, तो उसी को लेकर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो या फिर उनके जो दस्तावेज उनके घरों से बरामद हुए हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर ईडी के तरफ से सवालात किए जा रहे हैं कि क्या कभी उन्होंने किसी अधिकारी को पैसे दिए हैं या फिर किसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को मैनेज करने का काम किया है। तो इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो ईडी तलाश रही है। वहीं पर इसे लेकर वो जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है उसे भी खंगाला जा रहा है। खासतौर से उनके मोबाइल जो हैं उसे जब्त किया गया है, उससे भी कई डिजिटल एविडेंस जो है वो ईडी की टीम को मिले हैं। तो उससे जुड़े सवाल भी जो हैं वो जाहिर तौर पर ईडी की टीम फिलहाल प्रेम प्रकाश से पूछ रही है और देखना होगा कि इस पूरे सवाल जवाब में क्या कुछ सामने आते हैं। खासतौर से पूजा सिंघल से जो इस पूरे मामले में प्रेम प्रकाश का नाम उभर कर सामने आया था, तो पूजा सिंघल से रिलेटेड सवाल भी ज़रूर जो हैं वो ईडी की टीम के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि प्रेम प्रकाश से पूछे जा रहे सवालों के जवाब से पूजा सिंघल हो या फिर दूसरे आईएएस अधिकारी या फिर जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो कितने राजनेताओं की गर्दन जो है वो ईडी के कहा जाए तो चंगुल में फंस सकती है। उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, लेकिन ये बात अहम है कि प्रेम प्रकाश एक चर्चित नाम है और पूरी तरह से कहा जाए तो सत्ता के गलियारे में प्रेम प्रकाश से हो रही पूछताछ के बाद से हंगामा मचा हुआ है। वाकई ओम प्रकाश, देखिए सवाल तो कई हैं जिनके जवाब के लिए अभी भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी तक ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। अगर बात प्रेम प्रकाश की जाए तो कल भी उनसे पूछताछ की गई थी जिसपे कई अहम दस्तावेज उनके हाथ लगे थे। तो क्या ईडी की तरफ से इसे लेकर कोई जानकारी दी गई? और दूसरी बात ये कि कई सफेद पोश भी के नाम भी सामने आ सकते, क्योंकि सीएम हेमंत की ये करीबी भी बताए जा रहे हैं। जी, जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो विशाल चौधरी के घर पे भी जो छापेमारी की गई थी वहाँ से भी कई अहम जानकारियाँ जो हैं वो मिली है। जो उनके प्रधान सचिव के साथ उनकी घनिष्ठता है वो भी बातें सामने आई थी। वहीं अगर प्रेम प्रकाश की बात की जाए तो सत्ता चाहे कोई भी हो, लेकिन सत्ता में हमेशा इर्द गिर्द प्रेम प्रकाश का नाम ज़रूर घूमता है। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि कई अहम जानकारियां जो हैं वर्तमान सरकार के खिलाफ भी प्रेम प्रकाश के जरिए ईडी को मिल सकती है। और यही वजह है कि तमाम चीज़ों पर ईडी के जो अधिकारी हैं वो फूंक कर कदम रख रहे हैं
जहां तक जानकारी की बात है, फिलहाल जानकारियों को साझा नहीं किया जा रहा है क्योंकि पूरा मामला काफी सेंसिटिव और हाई प्रोफाइल है, जिस वजह से तमाम चीजों वाकई मामला सेंसिटिव है। ईडी की तरफ से भी अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया जा रहा। तमाम सवाल है, लेकिन इंतजार करना होगा कि ईडी की कार्रवाई कहां तक पहुंचती है और क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। इन तमाम जानकारियों के लिए ओम प्रकाश बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर झारखंड के सियासी गलियारे से इस वक्त सामने आ रही है, जहां सीएम आवास पर जेएमएम की बैठक कल होने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सियासी गलियारे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां सीएम आवास पर जेएमएम की बैठक कल होने वाली है। राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने की तैयारी और जेएमएम विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। पार्टी के नेताओं, जिला अध्यक्षों को बुलावा भेजा गया है और उम्मीदवार के नाम पर चर्चा हो सकती है। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। और इस वक्त हमारे संवाददाता निरंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। निरंजन, देखिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जेएमएम की कल बैठक होने वाली है। राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने की तैयारी है, तो कौन हो सकता है? देखिए रंजना, जिस तरह से राज्यसभा की अधिसूचना जारी हुई है, उसको लेकर के सत्ताधारी दल कांग्रेस और जेएमएम की खींचान जारी है। उसको लेकर के अभी तक उम्मीदवार का नाम तय नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री आवास पर कल सभी मंत्री विधायक को बुलाए गए हैं। उसमें कार्यकारी अध्यक्ष शिबू सोरेन रहेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। अब देखना यह है कि जिस तरह से कांग्रेस के बड़े लीडर सोनिया गांधी से मुलाकात किया जा करके उनके 10 जनपद आवास पर सब कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन इधर जिस तरह से लगातार जेएमएम की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमारे पास संख्या बल है, उसको लेकर के हमारा उम्मीदवार जेएमएम का होगा, उसको लेकर के लगातार जिस तरह से कांग्रेस और जेएमएम में खींचान हो रही है, उसी को लेकर के कल मुख्यमंत्री आवास पर 2 बजे बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी मंत्री विधायक शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन रहेंगे। अब क्या कुछ निकल करके सामने आता है, ये तय करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री सोनिया गांधी से भी दिल्ली मुलाकात करने वाली थी, लेकिन नहीं गए। इंतजार होगा निरंजन कि कौन हो सकता है उम्मीदवार और बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन। बढ़ते आगे, और झारखंड में मांडर विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज गया है। हेमंत सोरेन सरकार गठन के बाद ये चौथा उपचुनाव होगा और बंधु तिर्की की सदस्यता समाप्त होने के बाद खाली हुई सीट पर 23 जून को मतदान होगा। मांडर उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच कड़े मुकाबले के आसार है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में फिर एक बार उपचुनाव का बिगुल बज गया है। मांडर विधानसभा सीट पर 23 जून को वोट डाले जाएंगे। 6 जून तक चुनावी मैदान में भाग्य आजमाने वाले उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। मांडर उपचुनाव हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल का चौथा उपचुनाव होगा। बंधु तिर्की की सदस्यता समाप्त होने के बाद ये उपचुनाव होने जा रहा है। इस बार बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की के चुनावी मैदान में उतरने की संभावना है। हालांकि कांग्रेस के दिल्ली दरबार में उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। तमाम चीजें हमारे आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी पर मैं अपनी बात रख चुका हूं और उन्हीं को इसमें निर्णय लेना है। हमको लगता है कि समय आने पर 1-2 दिन में निर्णय हो जाएगा। इसके संबंध में चूँकि राष्ट्रीय नेताओं को ही निर्णय लेना है और जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार चुनाव के मैदान में उतरना है। मांडर विधानसभा सीट हमेशा से चर्चा में रही है। इस सीट पर बंधु तिर्की की मजबूत पकड़ मानी जाती है और ये भी सच है कि बंधु तिर्की को साल 2014 के चुनावी मैदान में बीजेपी की गंगोत्री कुजूर मात दे चुकी हैं। इस बार बीजेपी से उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर संशय बरकरार है। मेयर आशा लकड़ा, पूर्व आईपीएस अधिकारी अरुण उराव सहित कई नाम उम्मीदवारी की रेस में शामिल हैं। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि मांडर का उपचुनाव हेमंत सोरेन सरकार की विफलता के खिलाफ लड़ा जाएगा। आम जनता राज्य सरकार के कामकाज से बेहद नाराज है और उपचुनाव में इस नाराजगी का फायदा मिलेगा। राज्य की जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों में राज्य के सरकार के खिलाफ, हेमंत सोरेन जी के खिलाफ पूरी तरह से वातावरण बना हुआ है। ये विकास विरोधी सरकार है, समाज विरोधी सरकार है और भ्रष्टाचार से
युक्त और विकास से मुक्त सरकार है। इसलिए मांडर में वहाँ की जनता इनको करारा जवाब देगी। उम्मीदवारों की घोषणा हमारे यहाँ पार्टी में एक परंपरा है, प्रक्रिया है और संवैधानिक उपबंध है पार्टी का, उसके तहत होता है। वो हम सब लोग बैठ के केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय के आलोक में हम सब करते हैं। मांडर उपचुनाव में बंधु तिर्की के चुनावी मैदान से दूर रहने का राजनीतिक लाभ बीजेपी उठाना चाहेगी। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन पूरी ताकत के साथ कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी प्रचार का अभियान संभालते नजर आएंगे। इसके साथ ही चुनावी मैदान में कम उम्मीदवार के उतरने का नफा नुकसान भी चुनावी परिणाम को प्रभावित करेगा। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश की रिपोर्ट। और गोड्डा से बड़ी खबर, मेहरमा के अमौर में मतदान के दौरान तनाव हुआ है। लक्कड़मारा के बूथ नंबर 7 पर दो पक्ष भिड़ गए हैं। पुलिस की लाठीचार्ज में एक शख्स जो है वो घायल बताया जा रहा है। डीसीएसपी के सामने भगदड़ मची है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है गोड्डा से, जहां मेहरमा के अमौर में मतदान के दौरान झड़प की खबर सामने आ रही है। लक्कड़मारा में बूथ नंबर 7 पर दो पक्ष भिड़ गए हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और इस लाठीचार्ज में एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। डीसीएसपी के सामने ही भगदड़ मची हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त गोड्डा से निकलकर सामने आ रही है, जहां अमौर में मतदान के दौरान झड़प की खबर सामने आ रही है। दो पक्ष जो है वो आपस में भिड़ गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर हलचल है। लोग जो है वो वहां पर दो पक्ष जो है वो आपस में भिड़ गए हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और इसके बाद डीसीएसपी के सामने ही भगदड़ मची हुई है। पर बैठ गए हैं और पुलिस यहाँ पर आई है और क्या बातचीत हो रही है वो भी हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता गौरव झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। गौरव, क्या कुछ अधिक जानकारी, ये जो दो पक्ष हैं वो क्यों भिड़े और पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? जी, ये घटना मेहरमा थाना क्षेत्र से आई है, जहां दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। हालांकि बताया जा रहा है कि बूथ के अंदर किसी भी तरीके का विवाद नहीं हुआ है, बूथ के बाहर जो है वो विवाद हुआ है। और दो जो मुखिया प्रत्याशी हैं, एक उस्मान गनी और दूसरे जो हिमांशु शेखर झा है, उन दोनों के बीच ये विवाद हुआ है। हिमांशु शेखर झा का कहना था कि जब उनकी पत्नी वहां पर बैठी हुई थी तो उनके साथ दूसरे पक्षों के कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई। हालांकि उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जिन लोगों ने मारपीट की है उन्हें दूसरे पक्ष द्वारा बाहर से मंगाया गया था और उन्होंने यहाँ पर आके मारपीट की है, जिसके बाद की पुलिस को सूचना मिली। घटनास्थल पर एसडीपीओ पहुंचे। मागामा एसडीपीओ ने तमाम जो मारपीट थी उन्हें शांत कराया है और अब वहाँ पर निरीक्षण में गोड्डा के डीसी और एसपी भी पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि कितना और समय लगता है, क्योंकि जहाँ एक ओर से हिंदू पक्ष उग्र हो रहे हैं तो दूसरी ओर से दूसरे समुदाय के जो लोग हैं वो भी उग्र हो रहे हैं। तो कहीं सांप्रदायिक लड़ाई ना बन जाए, इसको लेकर भी पुलिस की एक बड़ी जिम्मेदारी वहाँ पर बनेगी। जी गौरव, नजर बनाए रखे इस पूरे मामले पर। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में बढ़ते आगे और पंचायत चुनावों की मॉनिटरिंग में राज्य निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने कहा कि 7 साल के बाद झारखंड पंचायत चुनाव होने की वजह से भी मतदाताओं में जागरूकता की कुछ कमी वजह हो सकती है, लेकिन विज्ञापन और मीडिया के माध्यम से जागरूकता को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने मतदान के प्रतिशत में आई कुछ कमी को गर्मी और कोरोना की वजह भी बताया। हालांकि इस चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान की संभावना जताई गई है। चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। तीनों चरण में जो है लगभग 70% मतदान हुआ है। इस बार भी आज भी चौथे और अंतिम चरण का मतदान चल रहा है। आज भी हम उम्मीद करते हैं कि 70% के लगभग मतदान रहेगा। ये बात सही है कि 2015 की तुलना में परसेंटेज कुछ घटा है, तो इसके और कारण भी हो सकते हैं। अत्यधिक गर्मी का मौसम भी हो सकता है, कुछ कोरोना का इफेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर कुछ और अन्य कारण से कुछ परसेंटेज घटा है, लेकिन इसको कम नहीं कहा जा सकता। 70% तक पहुँचना एक अच्छी बात है। पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में आज रांची सहित 23 जिलों के 72 प्रखंड में मतदान की प्रक्रिया जारी है। 1299 पंचायतों में सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान दोपहर 3 बजे तक चलेगा। और बात रांची की करें तो यहां 5 प्रखंडों बुढ़मू, खलारी, मांडर, चान्हो और रातू में मतदान की प्रक्रिया जारी है। रातू प्रखंड में कमरे स्थित मतदान केंद्र का जायजा लिया संवाददाता निरंजन सिंह ने। लोग जागरूक नहीं है, या फिर जितने भी जो खड़े हो रहे हैं प्रत्याशी, उनको जानना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कितना ये अधिकार कितना मूल्यवान है और ये बार बार नहीं आता है। अपना अगर खड़ा करना है किसी मुखिया को या फिर किसी भी प्रत्याशी को, तो आखिर लोग सपोर्ट करेंगे तभी वो कुछ आगे जाके काम कर पाएंगे। तो कहीं न कहीं से लोगों के मन में थोड़ा सा निराशा तो हुआ है,
हालांकि लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकले और ये उनकी अपनी सरकार है, गांव की सरकार बनानी है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करना चाहिए। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि अंततः चुनाव हो रहा है, कम से कम 2 सालों के विलंब से ही, लेकिन चुनाव हो रहा है। देखने वाली बात होगी कि जैसे जनप्रतिनिधि आ रहे हैं वो क्या सोच के आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। हम तो अपना काम कर रहे हैं, अब जनप्रतिनिधि के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। झारखंड पंचायत चुनाव का आज अंतिम चरण है, चौथा चरण है। और आप देख सकते हैं इस समय मैं रातू प्रखंड के कमरे एक जगह है वहीं पे हूँ, प्राथमिक विद्यालय है। लाइन में लोग अपनी मतदान का अधिकार कर रहे हैं। 7 साल के बाद 2015 में पंचायत चुनाव हुआ था और 22 में हो रहा है। आज अंतिम चरण का मतदान है, लोग कतारबद्ध होकर के अपना मतदान का अधिकार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से 2015 में जो मतदान का प्रतिशत था और इस बार जो 2022 में मतदान का प्रतिशत उसमें कुछ कमी आई है, क्योंकि लोगों का यह कहना है कि 2-3 बार जो वोटिंग का था, मतदान का होना था, वो एक्सटेंशन हुआ, यानी बढ़ा है 6 महीना। उसको लेकर के लोगों में उत्साह नहीं है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि धूप है, गर्मी है, उसके बावजूद भी यहाँ देख रहे हैं महिलाएं कतारबद्ध होकर के अपनी वोट दे रहे हैं। 2015 में मतदान हुआ था, 2022 में, यानी 7 साल का अंतर है। और देख रहे हैं जिस तरह से लोग, अंतिम चरण है। अब देखना यह है कि जो शाम में निर्वाचन आयोग का जो रिकॉर्ड आता है, क्योंकि पिछली बार का जो रिकॉर्ड है 68% हुआ था, इस बार का क्या रहता है वो शाम 3 बजे के बाद ही सब कुछ तय होगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। और आपको दिखा रहे हैं पंचायत चुनाव के रंग, जहां चौथे चरण के मतदान के लिए 23 जिलों में बूथों पर लंबी कतार दिख रही है। ये तस्वीरें आपके सामने। गर्मी के बाद भी लोग बूथों तक पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं गांव की सरकार चुनने के लिए महिलाओं में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। सभी की एक ही चाहत है कि ऐसी प्रत्याशी का चयन किया जाए जो उनके गाँव का सही मायने में विकास कर सके। वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों में हो रहे मतदान को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन से भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। और नक्सलियों के बुलेट के आतंक को लोकतंत्र के तहत मिले बैलेट की ताकत से मुंहतोड़ जवाब देते भी दिख रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए और पंचायत चुनाव के रंग देखिए कि किस तरह से लोगों में भी उत्साह है और लोग जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बढ़ते आगे और गुमला में नक्सलियों के गढ़ में गांव की सरकार चुनने के लिए लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। यहां 449 बूथों पर भारी संख्या में वोटर पहुंचकर मताधिकार का अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिले के घोर नक्सल प्रभावित पालकोट प्रखंड में कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस बल के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात है। वहीं वोटर कड़ी धूप में भी बूथों तक पहुंचकर गांव की सरकार चुनने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिला में चौथे चरण के पंचायत चुनाव को लेकर के जिले के 3 प्रखंड पालकोट, बसिया व कांडरा प्रखंड में सुबह 7 बजे से लेकर के मतदान चल रहा है। अभी हम पालकोट प्रखंड के मतदान केंद्र में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे मतदाताओं की लंबी लाइन लगी हुई है। ये पालकोट प्रखंड वही प्रखंड है यहाँ ये भाजपा माओवादी के साथ में PLFI का गढ़ हुआ करता था। लोग पहले डर से यहाँ पे वोट नहीं देते थे, लेकिन समय के साथ परिस्थिति बदल रही है और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग बढ़ चढ़ कर रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं लोगों की भीड़ है। लोग सुबह 7 बजे से ही लेकर के अभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बहुत शांति प्रिय हो रहा है और मतदाता में बहुत रुझान देखा जा रहा है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बहुत शांतिपूर्ण तरीका से हो रहा है। काम करी से के वोट देव गाँव के जे देखी ताकि से के सुबह से आए हैं, लाइन लगाए हुए हैं वोट देने के लिए। और जो हम लोग को अच्छी से सुरक्षित से देख ताक करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे और गांव घर को सही तरह से चलाएगा उसी को हम लोग वोट देंगे। देख सकते हैं हमारे पीछे मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है। वो लोग सुबह 7 बजे से ही लेकर के यहाँ पे अपने कतारों में खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता निभाएं। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।